लेट अस स्टार्ट फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने स्टडी कर लिया है, सेकंड लॉ कर लिया है। फर्स्ट लॉ को हमने नाम दिया है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ को दिया है लॉ ऑफ मोमेंटम। नाउ थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ पे चलते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ, तीन लॉ है मोशन के, दिस इज द लास्ट लॉ, थर्ड लॉ। ओके, क्या है इसकी स्टेटमेंट? स्टेटमेंट लॉ के ज़्यादातर हम चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज़ हम इनको बोल देते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, टू एवरी एक्शन, राइट डाउन कीजिए, टू एवरी एक्शन, एक्शन here इज अ फोर्स, है ना? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। To every action there is an equal and opposite reaction. This is the statement of Newton third law. Note down, note down. एक्शन और रिएक्शन, यहाँ पर हम फोर्सेस की ही बात कर रहे हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है जब जब एक्शन होगा, कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई फोर्स लगाया जाएगा, तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आएगा। जब जब कोई बॉडी किसी बॉडी पर एक्शन करेगी और एक वहां से रिएक्शन आएगा, मतलब पेयर पेयर में काम होगा। ओके, क्या कहना चाहते हैं न्यूटन? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर एक वॉल है, दिस इज अ वॉल, और इसको हमने एक बॉल से जोर से हिट किया, बॉल को वॉल की तरफ मारा। तो जब बॉल और वॉल इंटरेक्ट कराई तो बॉल ने वॉल पर, दीवार पर एक फोर्स लगाया, से F1, इसका नाम रख लेते हैं एक्शन। लेकिन हमने क्या देखा कि ये बॉल भी दीवार से टकराकर पीछे की तरफ आई, जैसे बॉल ने भी इस पर एक फोर्स लगाया हो, है ना? जैसे जितना तेज हमने बॉल को फेंका दीवार की तरफ, उतना ही तेज बॉल भी वापस आई। ओके, तो जैसे ही एक्शन एग्जिस्ट किया, एक्शन पैदा हुआ, ऐसे ही एक रिएक्शन, दूसरा फोर्स भी आ गया। अगर हमने कोई एक्शन ही नहीं किया होता, बॉल को जस्ट जाकर पास रख दिया होता, तो बॉल उछल के अपने आप नहीं आती। तो न्यूटन बोलता है जैसे ही आप एक एक्शन करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे, तो दूसरा फोर्स एक क्या पैदा हो जाएगा? रिएक्शन। एक्शन अगर हम बोर्ड के अकॉर्डिंगली समझें तो ऑन द वॉल हुआ है, राइट हैंड साइड में ऑन द वॉल, है ना? और जबकि रिएक्शन ऑन द बॉल, रिएक्शन ऑन द बॉल हुआ है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर से बड़ा, पहले तो ये लिख सकते हैं हम स्टेटमेंट के फॉर्म पे कि F1 दैट इज एक्शन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये कहना चाह रहे हैं कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। वेक्टर है तो मैंने इसे वेक्टर का साइन लिखा है, रिएक्शन बट अ नेगेटिव साइन साथ में। न्यूटन के अकॉर्डिंगली एक्शन भी एक फोर्स है और रिएक्शन भी, दोनों फोर्स इक्वल तो होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात, एक्शन और रिएक्शन हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक्शन तो आ गया, रिएक्शन नहीं आया। तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ओके, इन पेयर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कीजिए। और साथ साथ में एक और पॉइंट करिए, एग्जिस्ट इन पेयर एंड ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, एंड ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं, पेयर में तो है, डिफरेंट बॉडी पर। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया, एक्शन तो हुआ था वॉल पर और रिएक्शन किस पर हुआ? वो बॉल पर हुआ। एक्शन हुआ दीवार पर और रिएक्शन हुआ गेंद पर। एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पर एक्ट नहीं कर रहे, डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं। जैसे आप चलने के लिए भी न्यूटन के थर्ड लॉ की एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। चलने के लिए आप क्या करते हैं? अपनी बॉडी को बेंड करते हैं और आपके पैर से ज़मीन पर एक्शन क्रिएट करते हैं। तो सिर्फ मैं आपके पैर को दिखाता हूँ, ये
आप ज़मीन पर एक फोर्स लगा रहे हैं जिसको हमने क्या किया, एक्शन। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक्शन, एक फोर्स लगाया। कहाँ पर, ग्राउंड पर। अगर आपने एक्शन किया है तो रिएक्शन भी होगा। तो ये आपकी बॉडी पर रिएक्शन हुआ। एक्शन किस पर हुआ है, एक्शन हुआ है ग्राउंड पर। जी। रिएक्शन किस पर हुआ है, रिएक्शन हुआ है मैन पर, आप पर। ठीक है ना। अब ये रिएक्शन फोर्स यहाँ पर नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं है, ये अलग होते हैं। एक्शन और रिएक्शन दो अलग फोर्स होते हैं। जैसे आप दीवार को अपने हाथ से पुश करें तो दीवार आपको सामने तरफ पुश करेगी। ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप पे लग ही रहा है, हमेशा ही लग रहा है। पर ये एक रिएक्शन आपने, ये कांटेक्ट से पैदा होता है। आपने जब किसी चीज को कांटेक्ट किया, एक्शन किया, तो वहां से ये फोर्स पैदा हो गया। अब जो ये रिएक्शन है, अगर ध्यान ध्यान से देखा जाए तो इस रिएक्शन का कुछ पार्ट, अगर हम रिएक्शन के, इसको बोलते हैं कंपोनेंट बनाना। अगर हम रिएक्शन के कंपोनेंट बनाए तो रिएक्शन का कुछ पार्ट आगे की तरफ धकेलेगा, कुछ पार्ट फोर्स, रिएक्शन एक फोर्स है, उसका कुछ पार्ट पर्सन के वेट को बैलेंस करता है, ये वेट होता है किसी पर्सन का mg, और कुछ पार्ट उसको आगे मूव कराता है। थोड़ा सा फ्रिक्शन भी होता है, लेकिन रिएक्शन आगे मूव करा देता है। कुछ पार्ट उसका बॉडी का बैलेंस भी बनाता है। ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से पर्सन मूव करता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपने जेट प्लेन के फ्लाई के कंसेप्ट को, ये कैसे इतनी तेजी से ऊपर फ्लाई कर जाता है। तो क्या होता है, ये जिसको हम खड़ा करते हैं और यहाँ से इसमें बहुत तेजी से गैसेस निकलती हैं। यहाँ पर हम एक सिस्टम बनाते हैं, फ्यूल टैंक होता है, और फ्यूल टैंक से गैसेस निकलती हैं। वो गैसेस ग्राउंड की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ती है, या ये कह सकते हैं ग्राउंड पर एक फोर्स लगाती है, एक्शन। अब जैसे ही ग्राउंड पे एक फोर्स लगता है, या यहाँ पर इसके पीछे से निकलते फोर्स लगता है, तो साथ साथ में एक क्या हो जाता है, रिएक्शन, इस प्लेन पर रिएक्शन लग जाता है ना। बैलून के केस में भी आप यही चीज देखते हैं। एक बलून लेते हैं, हवा से आपने उसको भरा हुआ है, ये पूरी एयर भरी हुई है आपने इसके अंदर। जैसे ही, अगर इसमें हमने नॉट नहीं बांधी है, इसको बांधा नहीं है, तो जैसे ही एयर बाहर निकलती है, तो अंदर की एयर मिलकर बलून पर क्या, इस एयर पे क्या कर रही है, एक्शन। जैसे ही एक्शन होता है, अंदर की एयर ने मिलकर क्या करा, एयर को बाहर निकाला और उस पर कर दिया एक्शन। तो जो एयर निकल रही है वो बलून पर क्या करती है, एक्शन, रिएक्शन, एक फोर्स लगाती है बाहर निकलती हुई। एज ए रिजल्ट हम देखते हैं बलून इधर उधर भाग रहा है। ठीक है ना। पानी में स्विम करने के लिए स्विमर क्या करता है, पानी में, वाटर में स्विम करने के लिए एक स्विमर जब पानी में स्विम करना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, अपने हाथ से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है। यानी कि वो वाटर पर क्या कर रहा होता है, एक्शन। और एज अ रिजल्ट वाटर स्विमर की बॉडी पर क्या कर देता है, रिएक्शन। भाई न्यूटन कहता है एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा, अकेला तो नहीं एग्जिस्ट करता। अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन, एक्शन किस पर हुआ, वाटर पर। रिएक्शन किस पर हुआ, स्विमर की बॉडी पर। एज ए रिजल्ट स्विमर की बॉडी पे फोर्स लगा, आगे चलती है। जितना फास्ट फास्ट वो एक्शन करेगा, उतना ही फास्ट फास्ट रिएक्शन होगा। अक्सर हम ये, फायरमैन के पास में एक बड़ा सा पानी का पाइप होता है, हम देखते हैं ये पानी के पाइप में से पानी बहुत, वाटर बहुत प्रेशर से बाहर निकलता है। इतने प्रेशर बाहर निकलता है कि ये पाइप को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अगर नहीं पकड़े तो हिलता है, इधर उधर भागेगा, ऐसे डांस करेगा। तो बड़ी मुश्किल से फायरमैन, दो तीन लोग मिलकर इसको पकड़ते हैं। क्यों, जब ये पानी बाहर निकल रहा है, तो अंदर वाले पानी पर और ये बाहर वाले पानी पर, कह सकते हैं कि पाइप के अंदर पानी मिलकर एक फोर्स लगा रहा है, एक्शन कर रहा है। तो जब एक्शन हुआ, पानी ने जब इस पर एक्शन किया, तो वो ये जो वापसी में इंटर्न पाइप पर क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, होस पाइप पर। है ना। ये अंदर का सारा पानी प्रेशर से बाहर निकल रहा है, तो इस पानी को धकेल रहा है, यानी कि इस पर एक्शन कर रहा है। पानी इस पर एक्शन कर रहा है, तो पीछे वाटर पाइप पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। यस। तो न्यूटन क्या बोलता है कि एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब जब एक्शन होगा, तब तब एक रिएक्शन पैदा हो जाएगा। और एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पर लगेंगे। मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम, दोनों सेम होंगे, पर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, और डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करेंगे। ठीक है ना, डिफरेंट बॉडी पर एक्ट करेंगे। ठीक है ना।
अगर मैं, ये एक कार है, कई बार हमें कंफ्यूज की, यहाँ से एक पर्सन इस पर फोर्स लगा रहा है, एक पर्सन यहाँ से फोर्स लगा रहा है, क्या ये एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है? आंसर है नहीं, ये तो दो अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं। ये F1 फोर्स भी कार पर लगा, F2 भी एक दूसरा फोर्स है कार पर लगा, ये कोई एक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल, तो अलग अलग फोर्सेस हैं। हाँ, इस कार को फोर्स लगाने के लिए जो पर्सन खड़ा था, इसने जरूर कार पर एक्शन किया, तो कार ने इस पर्सन पर रिएक्शन कर दिया, यहाँ एक्शन रिएक्शन बना। ठीक है ना? ये तो आपके फोर्सेस हैं, दो अलग अलग फोर्सेस हैं, बैलेंस या अनबैलेंस की जो भी कंडीशन होगी वो बात की बात है, बट ये एक्शन रिएक्शन नहीं बना रहे। तो एक्शन रिएक्शन, एक ही फोर्स आपने लगाया और उससे दूसरा फोर्स पैदा हो गया, दो अलग अलग फोर्स नहीं है। एक ही फोर्स लगाया किसी बॉडी पर और दूसरी बॉडी ने पहले फोर्स के एक रिएक्शन में एक फोर्स क्रिएट कर दिया। ओके, चलिए, तो एक्शन रिएक्शन में इतने ही, इसकी एप्लीकेशन अभी आएंगी। मेनली अभी जो हमें पढ़ना है, दैट इज हमें पढ़ना है लॉ ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर उसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मतलब है जो बाहर से कोई और तीसरी चीज फोर्स नहीं लगा रही, आपस में सिस्टम के अंदर ही फोर्स का ट्रांसफर हो रहा है ना। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, द टोटल मोमेंटम always remain conserved, remains conserved। मोमेंटम को तो ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो आइसोलेटेड सिस्टम है, हो सकता है उस सिस्टम में 10 चीजें हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है टोटल, वो हमेशा कंजर्व रहेगा। एक एग्जांपल समझाता हूँ, नोट कीजिए। पहले एक लाइन ये लिखना चाहते हैं, मोमेंटम नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो लिख सकते हैं। आइसोलेटेड का मतलब है कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एक एग्जांपल समझाता हूँ आइसोलेटेड में क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए ये एक बॉल है, इसका मास है m1 और ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है u1। इसके आगे एक दूसरी बॉल है एंड द मास ऑफ द बॉल इज m2 एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ u2। दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। लेट दिस बी बॉल a, लेट दिस बी बॉल b, और इस तरह से मूवमेंट हो रहा है कि u1 इज ग्रेटर देन u2। ये दो बॉल्स का सिस्टम है। क्या इस सिस्टम का कुछ मोमेंटम है? आप बोलेंगे हाँ सर, अभी इस सिस्टम का मोमेंटम है, फर्स्ट बॉल का मोमेंटम m1 u1 मास इनटू वेलोसिटी, एंड सेकंड बॉल का मोमेंटम m2 इनटू u2 है। यस, बिल्कुल है। ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तीसरी चीज कोई बीच में नहीं ला रहे। ओके, ठीक है, दिस इज सिचुएशन वन, सिचुएशन दैट इज बिफोर कॉलिजन। फिर मान लेते हैं थोड़ी देर बाद ये कोलाइड कर गई। ऑब्वियसली मासिस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोलाइड होने के बाद ऐसा हो सकता है कि दोनों बॉल अलग अलग वेलोसिटी से मूव करने लगी, और आफ्टर कोलिजन, दिस इज थर्ड केस, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी फाइनल हो गई से v1 और इस बॉल की वेलोसिटी m2 बॉल की वेलोसिटी हो गई v2। ओके, दिस सिचुएशन इज बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन। क्या आफ्टर कोलिजन भी कुछ मोमेंटम है? हाँ, ऑफ कोर्स अभी भी है। पहली बॉल का मास m1, उसकी वेलोसिटी v1, दूसरी बॉल का मास m2, उसकी वेलोसिटी v2। और दोनों का बीच में कौन सा साइन? यही तो मैं समझा रहा हूँ, लॉ तो यही है कि जो मोमेंटम शुरू में था, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, बाद में भी वही रहेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखिए और एक लाइन और लिखिए। इसको हम बोलते हैं इन ड्यूरिंग कॉलिजन, उसी में बेशक कंटिन्यू लिख सकते हैं। अभी इसको डायग्राम लिख लेंगे, अभी सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखिए आप, और उसके बाद ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, ज़्यादा भी हो सकती हैं, ड्यूरिंग कोलिजन लिख लीजिए।
ड्यूरिंग कोलिजन द टोटल इनिशियल मोमेंटा द टोटल इनिशियल मोमेंटा, अब वो मोमेंटा मोमेंटम का प्लूरल है, अब दो बॉडी चार बॉडी जितनी भी हो, द टोटल इनिशियल मोमेंटा इज इक्वल टू, क्या लिखा आपने दोबारा से, बिफोर कॉलिजन या इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल इनिशियल मोमेंटा बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटा आफ्टर कॉलिजन। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, हम यही तो कहना चाह रहे थे, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो उसको अब हमने ऐसे कह दिया कि भाई जो मोमेंटा शुरू में है, दो बॉडी है तीन बॉडी है पर सिस्टम आइसोलेटेड है, उसका जो टोटल इनिशियल मोमेंटम बनेगा वही टोटल फाइनल बनेगा, तभी तो मोमेंटम कंजर्व्ड हुआ। अगर मोमेंटम कम ज्यादा हो तो मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं रहेगा। ओके, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहे हैं, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल इनिशियल मोमेंटा बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटा आफ्टर कॉलिजन। ठीक है ना, अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो मोमेंटम चेंज कहाँ होगा, पहले तो ये समझो, जब कोलिजन होगा मोमेंटम पे फर्क कहाँ पड़ना है, कोलिजन होगा। लेकिन हमने ये पाया कि जो टोटल मोमेंटम था पहले दोनों बॉडीज का, टक्कर होने की कोलिजन होने के बाद भी टोटल मोमेंटम अभी भी वही है। तो मैं चेंज वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है एक का कम हो जाए, एक बॉल ए का कम हो जाए, पर एट द सेम टाइम बी का बढ़ जाएगा, पर टोटल सेम रहेगा, सम सेम रहेगा। ठीक है ना, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल इनिशियल मोमेंटा बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटा आफ्टर कॉलिजन। चलो इसका प्रूव करते तब और समझ में आएगा। हमें ये लॉ को प्रूव करना है, लेट अस सी द प्रूफ ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और हम इसको दो बॉडीज के लिए प्रूव करेंगे। तो टॉपिक इज प्रूफ ऑफ, इसी पे न्यूमेरिकल्स और इसी की डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और हम इसको टू बॉडीज के लिए कर रहे हैं, मतलब सिस्टम हमारा टू बॉडीज का है। ये 10 बॉडी पे भी एप्लीकेबल है, 10 बॉल भी चल रही होंगी, सबका अपना अपना मोमेंटम होगा, टकराएंगी, थोड़ी देर बाद सबका अपना अपना नया मोमेंटम होगा, पर सबका सम जो पहले होगा बाद का भी वही होगा। पर फिलहाल हम दो बॉडीज के लिए कर रहे हैं। और डायग्राम अभी हम पीछे वाला ही यूज कर लेते हैं, मतलब सिचुएशन क्या है, फर्स्ट बॉल, सेकेंड बॉल, मास m1, मास m2, वेलोसिटी u1, वेलोसिटी u2। ये कौन सी सिचुएशन है, दिस इज सिचुएशन बिफोर कॉलिजन। ये दोनों बॉल ऐसे हम मान रहे हैं मूव कर रहे हैं, पर दिस इज बिफोर कॉलिजन, ये कॉलिजन से पहले की सिचुएशन है। फिर थोड़ी देर में वो कोलाइड कर गई, कोलाइड करने के बाद फिर आफ्टर कॉलिजन की सिचुएशन बनी। बहुत चीजें हो सकती थी, ऐसा हो सकता था चिपक के ही चलती, ऐसा हो सकता था यहीं रुक जाती, वो सब मासेस पे डिपेंड करता है। हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा हुआ कॉलिजन के बाद कि इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, वेलोसिटी में चेंज आया, और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, मोशन आगे कंटिन्यू, मासेस में कोई चेंज नहीं हुआ। दिस इज बॉल नंबर ए, दिस इज बॉल नंबर बी। हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम प्रूव करना है। चलिए, ये दिस सिचुएशन इज ड्यूरिंग कॉलिजन। हाँ जी, ये फर्स्ट बॉल है जिसकी वेलोसिटी बाद में v1 हो गई है, और सेकंड बॉल की वेलोसिटी v2। ये हमारी बॉल को रिप्रेजेंट करता है, और ये उसकी वेलोसिटी। ये जरा ड्यूरिंग कोलिजन की सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं। जब कोलिजन हुआ, ठीक है, आप बताइए, क्या फर्स्ट बॉल ने सेकंड बॉल पर कुछ फोर्स लगाया होगा कोलिजन के दौरान? ऑब्वियस, ऑब्वियसली लगाया होगा। अच्छा, यानी कि एक फोर्स लगा, यानी कि एक्शन लगा। अगर एक्शन हुआ तो क्या सेकंड बॉल ने भी फर्स्ट पर फोर्स लगाया होगा? ऑब्वियसली लगा होगा। अगर एक्शन हुआ तो रिएक्शन भी होगा।
इसी सिचुएशन को हम एनालिसिस करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के दौरान क्या हुआ? ड्यूरिंग कोलिजन फोर्स बाय ए ऑन बी कितना है? ए ये वाली बॉल है और ये बी है। ए ने बी पर कितना फोर्स लगाया? कितना फोर्स लगाया न्यूटन का सेकंड लॉ बताएगा। वो बोलेगा बी का कितना मोमेंटम चेंज हो उससे आएगा। पढ़ा है ना हमने, द फोर्स अप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ए ने बी पर कितना लगाया फोर्स, ये बी का मोमेंटम का चेंज देख लो। फोर्स ए ने बी पर लगाया कैसे मिलेगा? दैट विल बी गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसका? बी का। कैसे बोल रहे हैं ये बात हम? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सेकेंड लॉ यही बोलता है। चलिए ठीक है, थोड़ा और सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं। ये जगह थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। अच्छा जी, तो ए ने बी पर जो फोर्स लगाया उसको अब हम यहाँ लिखते हैं। फोर्स बाय ए ऑन बी इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ। मान लो ये जो कोलिजन हुआ इसमें कुछ टाइम भी था, वो टाइम को हम टी मान लेते हैं। टी टाइम के लिए ये एक दूसरे कांटेक्ट में लगी, यानी कि फोर्स लगता रहा। तो रेट तो आ गया, अब आ गया सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट को तो यूज हो गया, टाइम ही होता है। चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये रही बी बॉल, इसका फाइनल मोमेंटम हो गया m2 इंटू v2, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी, माइनस इनिशियल मोमेंटम m1 इंटू u1, ओ m1 इंटू v1, m1 m1 नहीं, m2 है ना, m2 इंटू u2, सॉरी। किसका मोमेंटम लिख रहे हैं? सेकंड बॉल का। सेकंड बॉल का मोमेंटम का मास ऑफ सेकंड बॉल इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल, m2 इंटू u2। परफेक्ट, ठीक है, क्लियर। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अच्छा, तो क्या बी ने भी ए पर फोर्स लगाया? ऑब्वियसली भाई, अगर एक्शन हुआ है, ए एक्शन हुआ है, तो रिएक्शन भी होगा। बी ने ए पर कितना लगाया, कैसे बताओगे? तो बोलोगे सर ये मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए। चलो ए का मोमेंटम कितना चेंज हुआ वो देखते हैं। ए का मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम ऑफ ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए। ए का फाइनल मोमेंटम क्या है? ये रहा फाइनल मोमेंटम, यानी कि ए का मास m1 v1 फाइनल मोमेंटम माइनस m1 u1 अपॉन में टाइम। क्लियर? सेकंड इक्वेशन बोलिए, क्लियर? ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ? यस, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। m1 v1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? m1 v1 रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल मोमेंटम, वन मतलब फर्स्ट बॉल का। m1 u1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल मोमेंटम, वन मतलब फर्स्ट बॉल का। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो यही तो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पर, उसके लिए यहाँ स्पेस लेते हैं। अब आता है न्यूटन के थर्ड लॉ को बीच में लेकर। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है, अच्छा एक्शन हुआ और रिएक्शन हुआ, एक्शन हुआ और रिएक्शन हुआ तो भैया दोनों को इक्वली होना पड़ेगा। बाय न्यूटन थर्ड लॉ हम ये कह सकते हैं एफ ए बी, जिसको हम एक्शन फोर्स कह रहे हैं, शुड बी इक्वल टू एफ बी ए। एक्शन फोर्स बाय ए ऑन बी, आप लिख सकते हैं एफ ए बी रिप्रेजेंट फोर्स बाय ए ऑन बी। एफ बी ए मतलब फोर्स बाय बी ऑन ए। ओके, नाउ न्यूटन का थर्ड लॉ आ गया। भाई अगर एक्शन हुआ है तो एक्शन और रिएक्शन तो इक्वल होंगे, लेकिन एक अभी बात रह गई, विद साइन माइनस, है ना। मैग्नीट्यूड वाइज में डायरेक्शन तो उल्टी है। इसका मतलब, यस, इसका मतलब ये जो एक्शन वाला फोर्स है ये, इट शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स।
दिस इज एक्शन, दिस इज रिएक्शन। चलिए तो इनको इक्वेट करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। तो अवर नेक्स्ट स्टेप इज एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, तो लेट अस राइट दीज फोर्सेज आल्सो। यहाँ लिख देते हैं। तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ हमने लिख दिया एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। कितना था एक्शन? m2v2 माइनस m2u2 अपॉन टी इज इक्वल टू m1v1 माइनस m1u1 अपॉन टी, बट बी केयरफुल विद अ नेगेटिव साइन। क्लियर? पहले हमने एक्शन निकाला, फिर हमने रिएक्शन निकाला, और फिर न्यूटन के थर्ड लॉ को भी यूज किया। अब इक्वल है, इक्वेट कर दिया। टाइम से टाइम तो कैंसिल। ये माइनस का साइन क्या करेगा? यहीं पर इस स्टेप पे करते हैं, साइन चेंज कर देगा। मैं यहीं इस स्टेप पे कर रहा हूँ। ये माइनस के साइन की वजह से ये ब्रैकेट को हटाइए, ये नेगेटिव हो गया, और ये वाला नेक्स्ट साइन हो गया पॉजिटिव। ठीक है ना? ये टी आपका हट गया, ये रिजल्ट आ गया। अब वन वन वाले टर्म्स एक तरफ करते हैं, टू टू वाले टर्म्स एक तरफ करते हैं। इस टर्म को यहाँ शिफ्ट करते हैं, इस टर्म को यहाँ शिफ्ट करते हैं। नेगेटिव साइन हो जाएगा पॉजिटिव। दिस इज m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आया, नोट करो, अंडरलाइन करो, मार्क करो। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल इनिशियल मोमेंटा बिफोर कोलिजन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दोनों कैसे हैं? इक्वल। यानी कि जो मोमेंटम कोलिजन से पहले था वही मोमेंटम कोलिजन के बाद है। मोमेंटम का लॉस नहीं हुआ। नोट करो, क्वेश्चंस करेंगे, क्लैरिटी आती जाएगी। करें क्वेश्चंस? नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। बस इक्वेशन अभी नोट कर दीजिए, अब इसका एप्लीकेशन समझा रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए। नहीं नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का सेकंड लॉ और इसका प्रूफ, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अलग अलग। इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल सारे ज़्यादातर न्यूटन सेकंड लॉ और इसी पे ऊपर है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ज़्यादातर ये केस कोलिजन में मिलेंगे, चीज़ें कोलाइड कर रही होंगी, चीज़ें कोलाइड। और जस्ट बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी, जस्ट बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी, यू दो बॉडी होंगी इन क्वेश्चंस में, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे, और एक वेलोसिटीज होगी जस्ट बिफोर कोलिजन, एक वेलोसिटी होगी जस्ट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से बहुत पहले से कोई वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, और कोलिजन के बहुत बाद क्या वेलोसिटी होती है उससे भी कोई मतलब नहीं है। जस्ट बिफोर कोलिजन चाहिए और जस्ट आफ्टर कोलिजन चाहिए। ड्यूरिंग कोलिजन तो समझ में आता है, ये बताता हूँ। तो एक क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, थोड़ा सा डाटा में चेंज कर लेता हूँ। ये एक बॉय है, ठीक है, और यहाँ पर एक स्केटबोर्ड टाइप में ऐसे रखा हुआ है। ओके, ये बॉय भागता हुआ आया, और भागकर, इस बॉय का मास है मान लेते हैं 50 kg, ठीक है ना। और ये भागकर हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर आके कूदा। जब कूदा तो उस टाइम हवा में इनकी वेलोसिटी, या कूदने टाइम इनकी वेलोसिटी थी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। जबकि ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो ट्रॉली है या स्केटबोर्ड है, इसका मास, इसको m1 रिप्रेजेंट करते हैं, इसको m2, इसका मास है 5 kg, और ये शुरू में रेस्ट पर था। यानी कि इसको मैं, बॉय को मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
और ये 2 से ये 0 पे था। मेरा क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉय और द स्केटबोर्ड और ट्रॉली। देखिए, हाँ समझिए, क्वेश्चन समझिए। क्या दो ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल। एक है यहाँ पर बॉय और एक है स्केटबोर्ड या ट्रॉली मान लेते हैं। क्या कोलिजन हुआ? हाँ बिल्कुल। जब बॉय इसके ऊपर आके कूदा तो कोलिजन हुआ, ठीक है ना। अब कोलिजन के बाद की वेलोसिटी आपसे पूछ रहे हैं। पहले तो एक बात ये सोचिए, कोलिजन के बाद बॉय और ट्रॉली दोनों चलने लगे, क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होगी या अलग अलग होगी? सेम होगी। इसका मतलब, क्योंकि अब ये सिस्टम बन गया, मैंने जब आपको डेरिवेशन करा रहा था तो मैं बता रहा था अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, दोनों चिपक भी सकती हैं, वहीं रुक जाए, चिपक के साथ भी चल सकती हैं और चिपक के अलग अलग भी चल सकती हैं। यहाँ पर वो दोनों एक ही हो गई और इकट्ठा मूव कर रही हैं। इट मीन्स इस सिचुएशन में नहीं, कोई और सिचुएशन में, बॉल की सिचुएशन में ऐसा हो सकता है ना, आपने एक बॉल को पीछे से एक बॉल को मारा, दूसरी बॉल को, तो पहली बॉल की वेलोसिटी स्लो हो गई, दूसरी की फास्ट हो गई, दोनों ही चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है ना। फिलहाल इस सिचुएशन में दोनों की फाइनल वेलोसिटी एक जैसी हो गई, सेम है। फिर से आप पहले कोलिजन को पहचानिए। दो बॉडीज है, दो का मास गिवन है, दो की वेलोसिटी गिवन है और कोलिजन भी हुआ है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इसमें लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हम जानते हैं m1 u1 प्लस m2 u2, मोमेंटम कैन नेविगेटेड नॉट डिस्ट्रॉयड शुड बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। m2 v2, 1 1 हमने बॉय के लिए सारे कैटेगरी को लेते, तो चलिए m1 u1 क्या है, मास ऑफ बॉय 50, इनिशियल वेलोसिटी 5, इनिशियल वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन चाहिए। m2 किसका मास है, ट्रॉली का, 5, और जस्ट बिफोर कोलिजन उसकी वेलोसिटी थी 0। m1 v1 और v1 v2, यहाँ पर दो वेलोसिटीज हैं, तो जैसे मैंने कहा जब बॉय इसके ऊपर लैंड कर जाएगा और ये इकट्ठा मूव करेगा बॉय के साथ में, उस टाइम दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, दैट इज v ले लेते हैं। तो ये भी हमारे लिए v हो गया, ये भी हमारे लिए v हो गया। तो नाउ m1 कितना है, 50, मास पे तो कोई फर्क नहीं है, वेलोसिटी को v ले लिया, और दूसरे का मास कितना है, 5, और वेलोसिटी इसकी भी v होगी। ओके, नाउ द रिजल्ट हमें जो निकालना है वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट है 250 इज इक्वल टू 55v, और v इज इक्वल टू 250 अपॉन 55, 5 11 ज़ा, 5 50 ज़ा, थोड़ा सा और सॉल्व करते तो लगभग 4.44 हो जाएगा, यहाँ 660, लगभग लगभग मैं अप्रॉक्सीमेट मान रहा हूँ 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर कॉलिजन ये सिस्टम 4.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगा, कॉमन है ना। बॉय की थोड़ी कम, बॉय की थोड़ी कम हो गई, ट्रॉली की थोड़ी बढ़ गई, काफ़ी बढ़ गई बल्कि, पर मोमेंटम सेम रहा। एक और इम्पॉर्टेंट बात देखिए, इस कैलकुलेशन में यहाँ पर वेलोसिटी के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में बॉय मूव कर रहा था, फाइनली भी कोलिजन होने के बाद भी दोनों सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहे थे। अगर ये वेलोसिटी का साइन माइनस आ जाता, जैसा आ सकता, भी मैं केस कराता हूँ, तो उसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो फाइनल उसके उल्टी तरफ है। अभी मैं कराता हूँ, अभी आ जाएगा, अभी केसेस, ये नहीं, सिचुएशन अलग हो सकती है, पर ऐसा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बताता हूँ अभी। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, बताता हूँ वाला एग्जाम्पल। दो बॉडीज दो बॉडीज अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती हैं, अभी समझा देता हूँ। बेस्ट एग्जाम्पल है रिकॉइलिंग ऑफ गन, ये न्यूटन के थर्ड लॉ से भी एक्सप्लेन कर सकते थे। गन हमेशा पीछे की तरफ रिकॉइल क्यों करती है, झटका खा के पीछे को जाती है, ठीक है ना। ये गन के अंदर एक स्प्रिंग लगा रहता है मान लेते हैं, और यहाँ पर एक बुलेट है, ठीक है, ये बुलेट है। तो जब हम ये ट्रिगर को दबाते हैं तो ये स्प्रिंग या गन इस बुलेट पर एक फोर्स लगाती है, एक्शन, है ना। गन का स्प्रिंग गन का स्प्रिंग जो कि गन से अटैच्ड है, ये बुलेट पर एक फोर्स लगाता है, एक्शन।
लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है भाई एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। अगर गन ने बुलेट पर फोर्स लगाया तो बुलेट भी गन पर एक फोर्स लगा देगी, रिएक्शन। एज ए रिजल्ट बुलेट तो जाएगी आगे और गन क्योंकि गन थोड़ी भारी है तो थोड़ा सा पीछे जाएगी, क्योंकि मोमेंटम को क्या रखना है, कंजर्व रखना है। तो न्यूटन का थर्ड थर्ड लॉ, रिकॉइलिंग। एक क्वेश्चन आता है व्हाई द गन रिकॉइल, झटका क्यों खाती है, पीछे की तरफ क्यों आती है, रीजन मैंने बताया। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, चलिए प्रूव करते हैं। तो हम मान लेते हैं गन और बुलेट के सिस्टम चलते हैं। हम मान लेते हैं एक गन है जिसका मास मास ऑफ गन जी से लिख देते हैं 2 kg है, चलिए। और एक बुलेट है जिसका मास काफी कम है, से 200 ग्राम है सिर्फ, ठीक है। जैसे ही हमने गन से बुलेट को फायर किया तो जस्ट आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी बुलेट की थी, जस्ट आफ्टर कोलिजन मतलब वेलोसिटी फाइनल है बुलेट की, बहुत दूर जाने के बाद मुझे मतलब नहीं है, जस्ट जैसे ही फायर हुआ उसके जस्ट जस्ट आफ्टर द कोलिजन उसकी वेलोसिटी। कई बार इसको ना वर्ड इनिशियल लिख देता है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग, तो बच्चे उसको इनिशियल में यूज सोच लेते हैं, वो ऐसा नहीं है। वो ये कहना चाहता है फायर हुआ और फायर होने के जस्ट थोड़ी ही देर बाद, इनिशियल इनिशियल मतलब फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, आपसे पूछा है व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, गन की फाइनल वेलोसिटी क्या है, या फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन बोलेगा या बोलेगा व्हाट इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ओके, अब हम गन वाले पार्ट को 1 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, गन गन वाले पार्ट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और बुलेट वाले पार्ट को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गन की जगह मैं 1 1 यूज करूंगा, ठीक है, और बुलेट की जगह हम 2 2 यूज करेंगे। ओके, गन की जगह हम 1 1 यहाँ ही लिख लें, चलो यहीं लिख लेते हैं। तो गन को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से, और बुलेट के लिए हम 2 यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका V2 V2, और ये बन जाएगा आपकी गन बुलेट के लिए भी V2। और हमें एक तरह से V1 निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, V1 निकालनी है, ठीक है। अच्छा, तो लॉ लगाते हैं यहाँ भी, ये भी एक दो बॉडी का सिस्टम है, कोलिजन हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 शुड बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना, गन और बुलेट के केस में जब भी गन बुलेट सिस्टम होगा, सोच के देखो समझ में भी आता है। बिफोर फायरिंग, अभी फायरिंग नहीं हुई है, बुलेट क्या रेस्ट पर है गन के अंदर, और क्या गन भी रेस्ट पर है, यस। अभी फायर तो नहीं किया ना, जस्ट बिफोर फायरिंग क्या सिचुएशन है, किसी ने गन को पकड़ा हुआ है, ट्रिगर दबाने वाला है, लेकिन अभी तक पूरा सिस्टम रेस्ट पर है ना। तो इट मींस ये आपको मेंशन नहीं करेगा, बट आप समझ जाओ ये वाली क्वांटिटी टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, जीरो, बिकॉज U1 भी जीरो और U2 भी जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना सिर्फ गन बुलेट सिस्टम में। कल को एक क्वेश्चन ये देता है बुलेट जाकर वुड पे लगी, तो यहाँ पर बुलेट वुड सिस्टम हो गया, वहां के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, गन बुलेट सिस्टम की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट गन बुलेट सिस्टम। ओके, so this becomes 0 left hand side। now m1 2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन हमें निकालनी है, लेट इट बी v, v1 को हमने v मान लिया है। मास ऑफ बुलेट दैट इज 200 ग्राम, इट शुड बी इनटू किलोग्राम डिवाइड बाय 1000 इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट जस्ट आफ्टर कोलिजन दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये दो जीरोस, यहाँ दो जीरोस कैंसिल, ये एक जीरो, एक जीरो कैंसिल, क्या आया ऊपर 40। 40 को अगर हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो बिकम -40 इज इक्वल टू v, ठीक है। 3 0 कट गई थी, है ना, क्लियर है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लो जरा। मास कितना था 200 ग्राम, अपॉन में 1000 कर दिया, ठीक है, ठीक है।
तो v आ गया -40 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो, एक तो साइन माइनस का आ गया है ना, वेलोसिटी आई, बुलेट तो गई 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे, और शुरू में गन को झटका लगा 40 मीटर पर सेकंड का, पीछे कैसे आई, ये माइनस का साइन बता रहा है। देखो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट के साथ पॉजिटिव साइन है और वेलोसिटी ऑफ गन के साथ नेगेटिव साइन है, इसका मतलब क्लियर है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है बुलेट जिस डायरेक्शन में गई है, अगर आपने उसको फाइनली पॉजिटिव दिया है तो गन उस उल्टी डायरेक्शन में गया है, इसीलिए उसका नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन, सॉरी सॉरी, ठीक है, हाँ 2 भी मेरे को भी लगा ज़्यादा आ गया, हाँ वी, ये 2 भी था -20, ठीक है, माइनस, हाँ ठीक है, कोई कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है अपने, दिस इज 40, ठीक। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, माइनस का साइन गन के साथ आया है, बुलेट के साथ ऑटोमेटिकली प्लस का साइन हमने लिया था, मीन्स जिस डायरेक्शन में बुलेट गई है उसके उल्टी डायरेक्शन में गन गई है, इट मीन्स गन ऑलवेज रिक्वायर्स व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड, जिस भी डायरेक्शन फायर करो, ऊपर की तरफ करके फायर करो नीचे की तरफ झटका लगेगा, सामने की तरफ करो पीछे की तरफ लगेगा, कंधे पे रख के उल्टी करके चलाओ तो आगे की तरफ लगेगा, हमेशा। अरे नहीं, ग्रेविटी का फोर्स इसमें नहीं, ग्रेविटी का फोर्स इसमें कुछ इतना वीक फोर्स है, वो इतना काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें